तो आज संधारित्र पर हम बात करेंगे और इसकी कुछ डेरिवेशन भी आपको देखने हैं। सबसे पहले समझते हैं संधारित्र क्या है। कि कोई भी चालक पदार्थ है, किसी चालक को अगर हमने कोई आवेश नहीं दिया है, यानी चालक में कोई आवेश नहीं है, तब उसका पोटेंशियल जीरो होता है। मान लीजिए हमने चार्ज बढ़ा के इसको जीरो से क्यू दिया, तो क्यू चार्ज देने से इसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V आपका विभव है और Q आपका आवेश। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर हमें ये चिन्ह हटाना है तो हम कहेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं C, और C कहलाती है चालक की धारिता। C आपकी चालक की धारिता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कंडक्टर। और यहीं से हम कह सकते हैं C बराबर Q अपॉन V। और इसका मात्रक होता है आपका फैरड, और 1 माइक्रो फैरड इनका भी यूज होगा, तो 10⁻⁻6 फैरड। एक PF यानी पिको फैरड -12 फैरड होगा, और NF यानी नैनो फैरड, तो ये हो जाएगा आपका -9। तो इस तरह हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। और बेसिकली कैपेसिटेंस आपका जो मटेरियल है उसके आकार पर और बाकी सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो हमें संधारित्र में सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र, दो प्लेटों को जब समांतर रख के संधारित्र बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसको किसी भी संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का नेट चार्ज की बात करें तो जीरो होता है। और संधारित्र बनाने के लिए हमें दो प्लेटों को हम इस तरह रखते हैं कि जो आपस में पैरेलल रहें, और हम इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि एक पे जितना प्लस क्यू आवेश है दूसरे पे उतना ही हमें माइनस क्यू आवेश रखना होता है, और हम अर्थिंग वगैरह करके बाकी चार्ज को फिर दूर कर देते हैं। तो हमने मान के हम चल रहे हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश हैं और नेट चार्ज इसका जीरो है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र है और इनकी प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब हमें इसका जो नेट इसकी धारिता है वो डिफाइन करना है, और इसके लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यानी बेसिकली हम C बराबर K∈0 A/d इसका निगमन करना चाह रहे हैं। यहाँ K परावैद्युत पदार्थ है, A है प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और D है आपकी प्लेटों के बीच की दूरी, और K आपका परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो इसके लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आप पहले चैप्टर में शुरू में पढ़े हैं कि अगर कोई चादर है और इस पर Q आवेश है तो इससे R दूरी पर इसके नज़दीक, इनफैक्ट ये R पर डिपेंड नहीं करता है फार्मूला, और ये होता है σ/2ε0। और सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा वो सिग्मा होता है। तो यहाँ से E एक प्लेट की वजह से इतना है। यहाँ पर डायरेक्शन धन प्लेट है तो प्लेट से दूर, और माइनस प्लेट है तो टुवर्ड्स द प्लेट। तो अब हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस बिंदु पर, बीच में किसी बिंदु पर, बीच का मतलब मिड पॉइंट से नहीं है, इन बिटवीन द प्लेट्स कहीं भी हम बात कर सकते हैं। हम बिंदु O ले लेते हैं, बिंदु O पर नेट फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पोटेंशियल चेंज से भी मिलेगी। जो आपने पहले पढ़ा कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन भी यहाँ यूज होगा, जो होता है -dB/dr, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। दूरी के साथ जो विभव परिवर्तन है वही विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर इसका भी यूज होगा, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इक्वल कराएंगे। थ्योरी लिख दी जाएगी कि प्लेट क्षेत्रफल A है आपका प्लेट का क्षेत्रफल, Q है चार्ज प्लेट को दिया गया, और D है प्लेटों के बीच की दूरी, है। अब हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कराएंगे। तो देखिए यहाँ फिर से मैं एक प्लेट का फिगर बना लेता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो मैं यहाँ O पॉइंट से मान लेता हूँ, यहाँ पे हमें ये धन चार्ज है, ये ऋण है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से निकालेंगे तो अब डबल सीट होगा, और इसकी वजह से टुवर्ड्स द सीट होगा। तो O पर जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा EO,
वो आपका दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा बटे ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, तो ये ऐड होके आपका आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अब ये हो गया आपका नेट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल लेंगे, इनका पोटेंशियल हमने विभवांतर V माना है और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो एक E हम ऐसा भी लिख सकते हैं इनके बीच में, क्योंकि वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, और ये होता है आपका V/D। इन दोनों E को मैं इक्वल करा दूंगा वो बिंदु पर, तो इक्वल जब कराएंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो और V/D, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू मैं Q/A लिख सकता हूँ और V को मैं लिख सकता हूँ Q/C। तो मैंने दो वैल्यू तोड़ी हैं, सिग्मा की जगह रखा है Q/A और V को रखा है Q/C। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और C की वैल्यू मिलेगी यहाँ से CD इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो, तो C आएगा एप्सिलॉन जीरो A/D। तो यहाँ से आपका समांतर प्लेट संधारित्र का ये डेरिवेशन हो जाता है। तो C हमें मिला है K एप्सिलॉन जीरो A/D, और K का गुणा अगर हम यहाँ तभी करेंगे जब इनके बीच में वायु ना होकर कोई परावैद्युत भरा होगा, यानी K के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लिया कि प्लेटों के बीच जो मीडियम है उसमें हमने K परावैद्युत फिल किया है, अगर यहाँ K फिल किया है तो यहाँ K का गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो में। और शुरू से भी अगर आप चाहें तो ये वाला सूत्र सिग्मा बटे K एप्सिलॉन जीरो इससे भी कर सकते थे, तो आप बाद में भी गुणा कर सकते हैं इसका, वायु के स्थान पर अगर कोई माध्यम है तो K हो जाएगा। यहाँ से हमें साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर हमें C की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो C देखिए किसके किसके समानुपाती है, एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, K के समानुपाती है, D के भी K एप्सिलॉन जीरो A है इधर, और C A के पैरेलल है, यहाँ 1/D कहेंगे। तो K ज़्यादा होगा तो C ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो भी, और दूरी कम होगी, यानी बड़ी प्लेटें हमें पास पास रखने की कोशिश करनी होगी। D कम से कम रखने की कोशिश करेंगे और A को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर हमें C की वैल्यू अच्छी धारिता का संधारित्र अगर बनाना है। A को हम बढ़ाएंगे और D को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और K भी अगर इस तरह भरेंगे जिसका मान 1 से अधिक है तो भी हमें C अधिक मिलेगा, और धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, मेटल्स के लिए, और वायु का K 1 होता है और जल का K होता है आपका 81 परावैद्युतांक, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। तो ये तो आपका पर्टिकुलर हुआ। अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा जनरलाइज करना चाहेंगे। अगर कई प्लेटें रखी हों तो देखिए क्या होगा, ये आंशिक वाले से आपको क्लियर होगा, तो मैं आंशिक वाला भी आपको करा देता हूँ। यानी समानता पर संधारित्र धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, जब परावैद्युत पार्शियली भरा हो आंशिक रूप से, ठीक है, जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो। रुक जाइए मैं साफ लिखता हूँ, C का मान, धारिता का मान जब K आंशिक रूप से भरा हो प्लेटों के बीच, मतलब पूरे पार्ट में K नहीं भरना है, आंशिक रूप से हो, तो इसका सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन जीरो K एप्सिलॉन जीरो A और D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। तो एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K से भाग दे दिया है, तो ये सूत्र हमें ड्राइव करना है। एप्सिलॉन जीरो A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, इसको भी देखते हैं और ये याद भी रखना है आपको। तो इसमें हम इस तरह मान के चल रहे हैं, अब ये दो प्लेटें हो गई, इसको हमने इस तरह फिल किया है कि ये मान के चल रहे हैं, ये पूरी दूरी तो D है, हमने बीच में जो T चौड़ाई है, T चौड़ाई में हमने भरा है परावैद्युत K और बाकी में वायु है, ठीक है। तो परावैद्युत है T मोटाई में और D माइनस टी में वायु है, तो वायु वाली दूरी हो जाएगी आपकी D माइनस टी और परावैद्युत वाली दूरी हो जाएगी T, ये ध्यान देंगे। अब हमें यहाँ पे विभवांतर से निकालना है, इसका डेरिवेशन ध्यान रखेंगे, इसमें हम टोटल विभवांतर निकालेंगे और वायु का ऐड करेंगे, विभवांतर और परावैद्युत का, ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी होगी। यहाँ से आपको याद रहेगा तो आसानी से आप इसको कर लेंगे डेरिवेशन को। फिगर बनाने में भी आपको ध्यान देना है, एक प्लेट धन बनानी है, एक ऋण बनानी है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हमें वहाँ देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कराया था दो का जोड़ के, और यहाँ पे हम विभवांतर से शुरुआत करेंगे। V बराबर टोटल जो V होगा वो वायु का और परावैद्युत का अलग अलग निकाल के हमें ऐड करना होगा, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा V बराबर E इंटू डी जो होता है, और K यहाँ भरा है तो ये तो पहले से हमें क्लियर है। तो अब इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, देखिए तो V बराबर है V वायु, तो वायु कितने में है,
हमें सूत्र ये लगाना है V बराबर E इंटू डी। तो V वायु का हमें लेना है और परावैद्युत का लेना है। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसे। अब मैं वैल्यू रखता हूँ टोटल। वायु है आपकी कितनी दूरी में, d माइनस टी में, तो E की जगह आएगा, E की वैल्यू आएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और D की वैल्यू है d माइनस टी। वायु कितने में है, d माइनस टी में, प्लस और परावैद्युत कितने में भरा है, t चौड़ाई में, तो ये होगा सिग्मा बटे, अब परावैद्युत भरा है तो वैद्युत क्षेत्र होगा k एप्सिलॉन 0 इंटू टी। बस ये चीज़ अगर आपको ध्यान रखेंगे तो इजीली कर लेंगे। ये सूत्र लगाया है हमने, यही सूत्र एक बार लगाया है वायु के लिए और एक बार लगाया है परावैद्युत पदार्थ के लिए, E इंटू डी। तो ये E है और ये D है, इसी तरह ये E और ये D का मतलब बीच की दूरी है, यहाँ T के रूप में आएगी क्योंकि T तो चौड़ाई तक ही भरा है। तो अब मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ। तो V को मैं लिख सकता हूँ QIC, क्योंकि मुझे C इंसर्ट कराना है। यहाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो ये आएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब सिग्मा को भी तोड़ दीजिए, के सिग्मा बराबर होगा Q बाई A, क्योंकि Q हमें नहीं चाहिए तो Q को काट देंगे। अब सिग्मा को हम कभी भी तोड़ सकते हैं यूनिट एरिया के लिए, तो Q से Q कैंसिल होगा। अब इसको 1/c की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन A एप्सिलॉन 0 और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब C की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं जस्ट रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो C बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A बटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये इस तरह से आपका जब पार्शली फिल होगा तो ये उसके लिए सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका आंशिक रूप से जब भरा है उस केस के लिए है, बीच की दूरी d ली है, t मोटाई तक भरा है परावैद्युत, ये वही चित्र में दोबारा आपको बना रहा हूँ, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसी में थोड़ा सा जनरलाइजेशन और करते हैं। ये तो हो गया आंशिक रूप से t मोटाई तक भरा हो, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में हम कुछ चीज़ें और अगर बात करें कि यदि कई पट्टियाँ, कई परावैद्युत रख दें हम अलग अलग, यदि T1 T2 T3 मोटाई की कई पट्टियाँ हों और जिनके परावैद्युतांक भी हमें पता हो K1 K2 K3 इस तरह, तब देखिए फार्मूला क्या होगा। तो इसको कैसे जनरलाइज करेंगे हम, तब अब ये आएगा आपका C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ आएगा ऐड हो जाएगा, प्लस और ये होगा T1 बाई K1 T2 बाई K2 और T3 बाई K3, इस तरह फिर ये जनरलाइज हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप डेरिवेशन कर सकेंगे। d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और माइनस ये प्लस और T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3, इस तरह आएगा ये। तो ये जनरलाइजेशन आप इसका कर सकते हैं। इस पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं। देखिए कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में आधी दूरी में हम भर दें धातु की पट्टी, यदि समांतर प्लेट संधारित्र में आधी दूरी तक, जो बीच की दूरी d है उसमें से आधी दूरी तक हम भर दें परावैद्युत के और धातु की पट्टी रख दें, आधी दूरी तक धातु की पट्टी रख दें। यानी सीधा सीधा हम बात करें तो जो धातु की पट्टी है उसका k तो अनंत होगा और आधी दूरी तक रखने का मतलब है t की वैल्यू हो गई आपकी d/2। तो ज़रा देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ से। C बराबर होता है आपका एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ज़रा यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस और t की वैल्यू है d/2 प्लस t बाई के, तो t अपॉन के मतलब इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा टर्म और यहाँ पे आपका d/2 बचेगा, तो ट्वाइस एप्सिलॉन 0 A अपॉन d। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक निष्कर्ष भी निकल रहा है कि धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की दोगुने के बराबर हो जाएगी। तो किसी भी तरह इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे हम बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा की, और इसके बाद ऊर्जा के बाद आपको ऊर्जा ह्रास भी इन्हों में निकालना है, तो पोटेंशियल की भी बात करनी है। तो चलिए पहले मैं सीधे आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात कर लें। संधारित्र में संचित ऊर्जा, और यहाँ पे हमें एनर्जी डेंसिटी की भी बात करनी है।
तो संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हैं। U इक्वल टू स्थिर ऊर्जा के बराबर ही होता है यहाँ पे ऊर्जा, और वर्क डन भी कह सकते हैं उसे हाफ CV² Q² अपॉन 2C और हाफ QB, ये फॉर्मूले हैं इतने। तो इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे अगर हम बात करें तो किसी संधारित्र को हम जब आवेश देते हैं तो उसका विभव परिवर्तित होता है, और इसको आवेशित करने में हम जितना भी कार्य करते हैं वही सब कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वही संचित ऊर्जा है। तो हम वर्क डन निकालते हैं यहाँ पे, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। W या कार्य कहें, और ये W चेंज होता है यहाँ पे ऊर्जा में, U मानते हैं ऊर्जा को। तो किया गया कार्य अगर हमें निकालना है तो V बराबर W/Q फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, V बराबर W/Q, तो W बराबर QV होगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि बल गुणा विस्थापन कार्य बराबर और विभवांतर गुणा ये होता है। देखिए यहाँ से W आएगा QV, तो आवेश गुणा विभवांतर। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें विभवांतर लेना होगा औसत। तो U आपका आएगा आवेश Q और औसत विभवांतर होगा, शुरू में 0 था और अंत में Q चार्ज देने से कितना हो गया V, तो औसत विभवांतर होगा 0 + V/2, तो QV/2 ये आपका एनर्जी स्टोर आ जाएगी इसमें। और इसी तरह फिर Q बराबर CV रख के ये बाकी की 2 फॉर्म भी पालेंगे। तो आप तीनों फॉर्म को ध्यान रखेंगे, Q² अपॉन 2C और हाफ QV। और इसमें हम अगर ग्राफ भी बनाने की बात करें U एनर्जी और विभव के बीच, तो ये सरल रेखा होगी मूल बिंदु से जाने वाली। देखिए अगर मैं यहाँ पोटेंशियल लूँ और यहाँ पे ऊर्जा लूँ तो QV वाला ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब आते हैं संधारित्र को, हम 2 संधारित्रों को तार से जोड़ दें तो कितना ऊर्जा ह्रास होता है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे संधारित्रों को, ठीक है, 2 संधारित्र को तार से जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास कितना होता है, किस तरह होता है, इसका व्यंजक करना है। तो इसके लिए देखिए ध्यान रखेंगे, ह्रास शब्द यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रूव करिए ऊर्जा का ह्रास होता है, तो हमें चेंज एनर्जी निकालना है। अगर बाद की एनर्जी कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ह्रास होगा, और ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, तो यहाँ लॉस की हमें बात करनी है। और ये भी प्रूव हो जाएगा कि लॉस ही हुआ है, क्योंकि बाद वाले में से पहला घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और या ये कहें कि चेंज निकालने में पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ऊर्जा ह्रास को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि 2 संधारित्र लिए हैं ये, जिन पर आवेश है Q1 Q2 और जिनके विभव हैं V1 V2 और जिनकी धारताएं हैं C1 C2, इतनी चीज़ें हमें लेनी होंगी। ये प्रारंभिक कहानी है, इनिशियल स्टेट है। और इसके बाद हमने तार जोड़ा है यहाँ, तो तार जोड़ने पर इन्हें हमने एक तार से कनेक्ट किया है, ये मान लीजिए तार है, और तार से इन्हें कनेक्ट किया तो आवेश फ्लो होगा, और आवेश फ्लो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम किसी एक को बड़ा मानेंगे, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी पोटेंशियल को कम या ज़्यादा है उसको हम इक्विलिब्रियम में करने के लिए या उसी को सेट करने के लिए ही Q का फ्लो होता है, और Q तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं ओवेनिस्ट विभव, कॉमन पोटेंशियल। जब ये आवेश का फ्लो होना रुक जाता है, हमें उसी की वैल्यू भी यहाँ पे लगेगी। तो जैसे ही आप तार से कनेक्ट करेंगे तो आवेश ऑब्वियस से बदल जाएगा। तो ये मान लीजिए Q1 और ये मान लीजिए Q2, और धारताएं नहीं बदलेंगी, धारता यहाँ C1 और C2 ही रहेंगी, क्योंकि ये चालक की साइज और उन पर निर्भर करती है। Q वैसे भी आप जानते हैं कि Q और इन सब पे डायरेक्ट निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो Q यहाँ से मान लीजिए कि आवेश गया है यहाँ पे, माना तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव V ना हो जाएं, ठीक है। तो हमने मान लिया ओवेनिस्ट विभव V है, ठीक है। V है आपका कॉमन पोटेंशियल। अब हम ऊर्जा ह्रास निकालना चाह रहे हैं, उसके पहले हम यहाँ चार्ज कंजर्वेशन से एक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि उसकी हमें बाद में ज़रूरत होगी। ओवेनिस्ट विभव की वैल्यू निकालनी है, तो आवेश के संरक्षण से चार्ज कंजर्वेशन, आवेश के संरक्षण से हम कह सकते हैं कि तार जोड़ने के पूर्व कुल आवेश बराबर तार जोड़ने के बाद कुल आवेश इक्वल होगा।
क्यू आई मतलब इनिशियल चार्ज टोटल और फाइनल चार्ज टोटल दोनों का। तो शुरू में इसकी इस पे आवेश था Q1 और इस पे था Q2, टोटल इतना था, और फाइनल हुआ है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब हम इसको सूत्रों को तोड़ेंगे, तो Q1 को लिख सकते हैं C1V1 और Q2 को C2V2 और Q1 डैश होगा C1V और ये होगा C2V। तो V की वैल्यू आई C1V1 C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपका आ गया ओवेनेस्ट विभव। अब ओवेनेस्ट विभव के बाद ओवेनेस्ट विभव की वैल्यू यहाँ भी लिख लेता हूँ, C2V2 बटे C1 प्लस C2। अब हमें निकालना है एनर्जी में ह्रास। तो ह्रास है, इसका मतलब पहली वाली ऊर्जा ज़्यादा है, तो इनिशियल एनर्जी होगी आपकी हाफ दोनों की आएगी C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल थी, और फाइनल होगी हाफ C1V स्क्वायर और प्लस हाफ C2V स्क्वायर। V सेम रहेगा, C1 C2 तो वही रहेंगे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है V की वैल्यू रख के। तो देखिए कैलकुलेशन, पहले हम V कॉमन ले लेंगे, हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V स्क्वायर बाई 2। तो V स्क्वायर यहाँ कॉमन है, V की वैल्यू रख देंगे C1V1 C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे कैलकुलेशन करते हैं आगे, C1V1 स्क्वायर और C2V2 स्क्वायर और होल स्क्वायर होगा तो एक कैंसिल होगा, और C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। अब दोनों से हाफ कॉमन ले सकते हैं और पूरा एलसीएम लिया जाएगा, तो हाफ कॉमन लिया, अब ये गुणा इधर होगा, तो C1 का दोनों में करिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हाफ तो कॉमन हो गया है, हाफ को हटा दें, और C1 C2 V स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये अभी मल्टीप्लाई C1 का हुआ, अब C2 का होगा, तो हाफ वहाँ कॉमन में है, और ये आपका आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे और ये आएगा प्लस 2C1 C2 और V1 V2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इधर भी माइनस हो जाएगा और बड़ा वाला ब्रैकेट बाद में ही आ जाएगा यहाँ। तो अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको काटते हैं, और इधर आपका लास्ट में बचा है 2C1 C2 V1 V2। चलिए तो ये वाले टर्म देखिए कट जाएंगे ये, बाकी में हमें कॉमन आ रहा है हमारा C1 C2। तो देखिए फाइनल क्या मिलेगा, हाफ और C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ऊर्जा ह्रास। ये विभवांतर है। तो यहाँ से हम इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनका संयोजन देखते हैं जरा, श्रेणी समांतर का संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें दो संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम, ये संधारित्र का नोटेशन है। मान लिया 3 संधारित्र हैं C1 C2 एक तीसरा C3, ये श्रेणी क्रम है। इस तरह श्रेणी क्रम में Q आपका समान रहेगा, आवेश जो भी लगाएंगे यहाँ, और समांतर क्रम में विभव समान होगा।
ए और ये बी, तो C1 C2 C3 ये समांतर कहलाए। यहाँ V सेम होगा और Q अलग अलग होगा, तो Q1 मान लिया, यहाँ Q आया है तो ये बढ़ जाएगा, बटेगा अब Q1 Q2 Q3 इस तरह। तो यहाँ का फॉर्मूला है श्रेणी का C इफेक्टिव अगर निकालना है तो 1/C1 1/C2 1/C3 ये हो जाएगा। और अगर समांतर क्रम में निकालना है C तो ये होगा C1 प्लस इसमें सीधे ऐड हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो प्रतिरोध वाले कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। श्रेणी हो गया ये वाला और ये समांतर हो गया। और ये भी याद रखना है कि श्रेणी में Q समान और समांतर में V समान, इसको जरूर याद रखेंगे। श्रेणी क्रम में हमेशा Q समान रहेगा और समांतर क्रम में हमेशा V समान रहेगा। यहाँ आपका Q कांस्टेंट है, समान रहेगा, यहाँ V समान रहेगा। इन्हीं चीज़ों का यूज भी करना होगा और इन फार्मूलों को भी हम ड्राइव कर सकते हैं वैसे किरचॉफ से आसानी से। देखिए थोड़ा सा एक कर देते हैं, जैसे ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 3 C1 C2 C3 और माना V वोल्ट की हमने यहाँ बैटरी लगा दी तो Q चार्ज यहाँ से निकलेगा और सब में Q पास होगा। तो जो टोटल आपका यहाँ पे चार्ज होगा Q, सबका चार्ज यहाँ पे सेम है और पोटेंशियल V बराबर होगा, इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके सिरों पर मान लेते हैं प्लेटों पर V2 और इसमें V3। तो V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर होगा Q टोटल Q बाई टोटल C या C इफेक्टिव, और ये होगा Q बाई C1 Q बाई C2, Q सब में सेम है ना, Q बाई C3, सब में Q चार्ज ही फ्लो होगा श्रेणी क्रम में। Q कॉमन लेके काट देंगे यहाँ, तो 1/C1 1/C2 1/C3, Q कैंसिल आउट होगा। ये श्रेणी का हो गया। बेसिकली श्रेणी में लगाने से जो नेट कैपेसिटेंस है वो कम मिलता है हमें, समांतर में सीधे सीधे ऐड हो जाता है, वहाँ ज़्यादा मिलेगा। और समांतर क्रम में भी हम देखिए इस तरह यहाँ पे चार्ज से ड्राइव कर लेंगे इसे। ये 3 संधारित्र लगे हैं C1 C2, यहाँ पोटेंशियल सेम रहना है, आवेश अलग अलग रहेगा। ये सेल लगा दिया तो Q चार्ज आएगा, तो यहाँ गया मान लीजिए Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3। तो Q ही ये 3 भागों में बटा है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे वो देखिए बराबर कराया था ऐड करके, यहाँ चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर CV होता है, तो CV, और ये होगा C1V C2V और C3, क्योंकि V सबका सेम है। अब V कॉमन लेके कट जाएगा, तो C इफेक्टिव समांतर का होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह ये समांतर वाला हो जाएगा। अब कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं पराविद्युत आंशिक रूप से भरते हैं, इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए इस पर भी हम बात कर लें। इसमें भी जनरली क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। देखिए ये 2 प्लेटें हैं और प्लेटों में मैंने इस तरह पार्टीशन किया है और हाफ हाफ, ये पूरी D है दूरी और प्लेट्स का क्षेत्रफल A है, और मैंने आधे आधे में अलग अलग पराविद्युत भरा है। D/2 में अलग भरा है और शेष D/2 में K2 भरा है अलग। ये आधे आधे में पराविद्युत मैंने इस तरह पार्टीशन किया है, और ये मान लीजिए A बिंदु है और ये मान लीजिए B है। हमें नेट निकालना है इनका संधारित्र। तो जब भी पार्टीशन प्लेट के अलोंग होगा तो ये हमेशा कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम, और जब भी पार्टीशन वर्टिकल होगा प्लेट के क्षेत्रफल की तो समांतर क्रम होगा। यानी इस तरह पार्टीशन होगा जब यहाँ K1 और यहाँ पे K2, यहाँ पे हाफ होगा आपका एरिया, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ एरिया हाफ होगा और यहाँ पे डिस्टेंस हाफ होगी। तो श्रेणी और समांतर अगर इनमें देखना है तो ये वाला समांतर क्रम कहलाएगा और ये श्रेणी क्रम होगा पहला वाला। तो ये आपका श्रेणी होगा और ये होगा आपका समांतर। तो यहाँ पे अगर हमें तुल्य निकालना है तो C1 C2 पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, आधे में भरा है। तो C1 होगा K1 एप्सिलॉन 0 A/D, D की जगह आएगा D/2, A तो सेम रहेगा यहाँ दोनों का। और दूसरा C2 आएगा K2 एप्सिलॉन 0 A/D/2। अब हम
ये श्रेणी क्रम है तो 1/c इक्वल टू यहाँ से C1 C2 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे यहाँ। और समांतर क्रम में आपका देखिए एरिया हाफ हो रहा, डी सेम रहेगा, बीच की दूरी है जो डी वो सेम है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा आपका K1 एप्सिलॉन 0 ए की जगह A/2 अपॉन डी, और ये होगा K2 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन डी। तो अब सीधे इनमें ऐड हो जाएगा ये C1 प्लस C2। वैल्यू रख के हम इसको पर्टिकुलर चेक भी कर सकते हैं। देखिए समांतर में हमारा आया है K1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D और दूसरा था K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D। तो कॉमन है यहाँ पे 1 अपॉन 2D, तो देखिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D कॉमन लिया तो ये बचेगा K1 प्लस K2। एक और इसका आप चेक करना चाहें इसको, तो चेक करने के लिए सबसे बढ़िया आप इस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए अभी आपने क्या था, आधा आधा भरा था इस तरह K1 K2। अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस की बात करूँ, यानी K1 बराबर K2 बराबर K हो जाए, यानी पूरे में मैं K भर दूंगा, तो फिर जो पुराना सूत्र है K एप्सिलॉन 0 A/D वो मिलना चाहिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वैल्यू। तो देखिए मैं K1 बराबर K2 बराबर K रखता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा वही वाला जो पुराना सूत्र है K एप्सिलॉन 2K बचेगा यहाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो देखिए वही आ रहा है K एप्सिलॉन 0 A/D। तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह समांतर वाला भी आप चेक कर सकते हैं। समांतर वाले में देखिए क्या आया था, वो भी चेक होगा। तो C1 हमें मिला था वहाँ K1 एप्सिलॉन 0 A/D मतलब D/2, और दूसरा था K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/2। तो अब मुझे निकालना है 1/C, तो ये होगा 1/C1 और 1/C2, तो ये होगा D/2 K1 एप्सिलॉन 0 A और दूसरा होगा D/2 K2 एप्सिलॉन 0 A। अब यहाँ भी कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे आप D अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A, तो ये बचेगा आपका 1/K1 प्लस 1/K2। एलसीएम लेते हैं, K1 प्लस K2 अपॉन 2 K1 K2 एप्सिलॉन 0 A। यहाँ भी आप K1 बराबर K2 बराबर K रखेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो इस तरह दोनों को हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट टर्म में होंगी।